आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे एक पाठ जिसका शीर्षक है आवारा मसीहा। और यह पाठ हमारे भारत के महान उपन्यासकार, महान कहानीकार शरत चंद्र जी पर आधारित है और यह उनकी ही जीवनी है। और इस पूरे पाठ के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं और यह पाठ कक्षा 11 की पुस्तक संचयन से लिया गया है। अभी तक हमने इसका पहला भाग पढ़ लिया है और इस पूरे भाग में लेखक ने शरत चंद्र जी के बचपन से लेकर उनके किशोरावस्था तक के जीवन के बारे में हमें बताया है, जिसमें उन्होंने शरत चंद्र के व्यक्तित्व और उनके स्वभाव पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार से एक वक्त अगर वो एक होनहार छात्र थे तो किस प्रकार से वह उतने ही शरारती बच्चे हुआ करते थे। साथ ही साथ लेखक ने हमें बताया है कि किस प्रकार से जो शरत चंद्र जी शुरू से ही बहुत ही होनहार बच्चे रहे हुए हैं। और साथ ही साथ इस रचना के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी ने हमें एक संदेश दिया है कि व्यक्ति जीवन के हर दौर में अच्छा प्रदर्शन करे, यह बात जरूरी नहीं, लेकिन अगर वह व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है तो इस एक ही उसके इसी प्रदर्शन से हमें उसके पूरे व्यक्तित्व का पता चल जाता है। और यही हुआ हमारे जो महान कहानीकार थे शरत चंद्र जी, तो उनके साथ ही। चलिए अब हम इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं। उसमें शरत चंद्र जी के बचपन के बारे में बताया गया है। एक दिन न जाने कहां से चमगादड़ बच्चों के सिर पर आकर मंडराने लगा। छोटे मामा देवी सोया पड़ा था क्योंकि नाना भी सो गए थे। तब बाकी बच्चों का पढ़ना कैसे होता। लेखक ने यहाँ पर शरत चंद्र जी के बचपन के बारे में बताया कि एक दिन जब वो उनके, अब चूंकि हमने अपने पहले भाग में पढ़ा था कि शरत चंद्र जी अपने नाना के यहाँ रहते थे और उनके नाना का जो परिवार था वह संयुक्त परिवार था। उसमें बहुत सारे मौसी और मामा लोग हुआ करते थे, इसीलिए जितने भी घर के बच्चे हुए थे वह सारे बच्चे रात को मिलकर दिए के उजाले में पढ़ाई करते थे। तो एक दिन जब वो सारे बच्चे पढ़ रहे थे तो एक दिन ना जाने एक चमगादड़ वहां पर बच्चों के सिर पर आकर मंडराने लगा। और उनके जो छोटे मामा थे जिनका नाम था देवी, वह सो रहे थे और उनके जो नाना जी थे वह भी सो गए थे। अगर जो उनके नाना जी जो कि बच्चों को पढ़ते हुए देखते थे वही सो गए तो अब बच्चों के पढ़ने का क्या मतलब। अब बच्चों का मन तो शरारत में लगने लगा। इसीलिए जैसे उन्होंने चमगादड़ को देखा तो चमगादड़ को देखकर मणि और शरत के हाथ खुजलाने लगे। जो हमने मणिंद्र के बारे में पहले भाग में पढ़ा है कि वह शरत जी के नाना के बेटे थे और उसके साथ साथ वह उनकी कक्षा में ही पढ़ते थे, अर्थात उनके सहपाठी भी थे और हम उम्र थे, इसलिए उन दोनों का दिमाग एक जैसे था। इसलिए जैसे उन लोगों ने चमगादड़ को देखा उनके मन में शरारत तुरंत आ गई। लाठियां लेकर वे उसे पकड़ने दौड़े। फिर जो हुआ युद्ध मचा। उसमें चमगादड़ तो जंगल में से होकर निकल गया, लेकिन लाठी दिए में जा लगी। चादर पर तेल फैलता हुआ वह बुझकर गिर पड़ा। यह देखकर मणि और शरत दोनों चुपचाप वहां से पलायन कर गए। नाना की आंखें खुल गईं, देखा घोर अंधकार फैला हुआ है। अब जब वो जो बच्चे थे वो किस प्रकार से चमगादड़ को भगाने के लिए यत्न करने लगे, तो इन पूरे घटनाक्रम में यह हुआ कि जो चमगादड़ था वह तो जंगल की तरफ भाग गया, लेकिन जिस जिस दिए की रोशनी में वो बच्चे पढ़ाई करते थे तो उस दिए में वो डंडा लग गया और दिए का सारा तेल गिर गया और वो दिया भी बुझ गया। अब जब उनके नाना जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ तो अंधकार ही अंधकार है और यहाँ पर जितने भी बच्चे थे वो तो सारे अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने वहां उनके घर में जो काम करता था उनका सेवक, उसको बुलाया, मुशाई, जिसका नाम था मुशाई। मुशाई मुशाई तो अब मुशाई दौड़ा आया और कहता है जी सरकार। अब वो अपनी भाषा में कहते हैं बाती क्यों बुझ गया, मतलब जो आप यहाँ पर जो दिया जल रहा था वो कैसे बुझ गया। दिया सलाई का अर्थ होता है माचिस की डिब्बी। तो दिया सलाई जलाकर मुशाई ने देखा कि वहां ना तो मणि है और ना ही शरत है, कि मतलब वहां तो अभी जो बच्चे पढ़ रहे थे मणिंद्र और शरत चंद्र वो तो दोनों यहाँ पर नहीं है, तो केवल जो देवी है वही गहरी नींद में सोया हुआ है। और बोला मणि और शरत तो खाना खाने गए हैं, देवी ने बत्ती गिरा दी है। अब मुशाई को, जो कि उसको सच नहीं पता था, इसलिए वह अब उसके लेखक ने उसके शरत के नाना से कहते हैं कि यह जो देवी है वो जो सो रहा है उसे नहीं गहरी नींद में इस दियो को बुझा दिया है और जो मणि और शरत हैं वह तो खाना खाने चले गए हैं। अब जब उनके नाना को यह बात पता चली तो इस अपराध की कोई क्षमा नहीं थी। केदारनाथ ने देवी का कान पकड़कर उठाया और मुसाई से कहा कि इसे ले जाकर अस्तबल में बंद कर दो। अस्तबल का मतलब होता है घोड़े के रहने की जगह को हम अस्तबल कहते हैं। जब उनके नाना को पता चला कि उनके जो मामा सो रहे हैं जिनका नाम देवी है, तो उन्होंने नींद में इस दिए को बुझा दिया है, इसीलिए उनके नाना ने उनके लिए सजा सुना दी कि इसे अस्तबल में बंद कर दिया जाए। अब
अब अगले दिन, अब चूंकि जो मामा थे इसमें तो देवी मामा की कोई गलती नहीं थी, ये तो सारा कांड मणि और शरद चंद्र के द्वारा किया हुआ था। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि अगले दिन मामा को प्रसन्न करने के लिए गहरी रिश्वत देनी पड़ी। लेकिन देवी पर माँ सरस्वती की कम ही कृपा थी। शरद के बड़े मामा ठाकुर दास सभी बच्चों की शिक्षा की देखभाल करते थे। वे गांगुली परिवार की कट्टरता और कठोरता के सच्चे प्रतिनिधि थे। उस दिन क्या हुआ, मोतीलाल बच्चों को लेकर गंगा के किनारे घूम रहे थे कि अचानक ठाकुर दास आ निकले। उनकी दृष्टि में अक्षम्य अपराध था। उन्होंने तुरंत बच्चों को तुरंत परीक्षा के लिए प्रस्तुत होने का आदेश दिया। किसी तरह मणि और शरद तो मुक्ति पा गए, लेकिन देवी ने जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद किया, जगन्नाथ। तो इस पूरे वाक्य में लेखक ने बताया है कि जो उनके मतलब जो शरद चंद्र जी के जो मामा थे, तो किस प्रकार से उनके मामा को उनके किए की सजा दी, उनके मामा को उनकी बिना गलती किए उनको सजा सुनाई गई कि उन्हें गुस्तबल के अस्तबल में बंद रहना पड़ा। अब चूंकि वो गलती तो शरद चंद्र और उनके भाई ने की हुई थी, इसीलिए वो किस प्रकार से अपने मामा को प्रसन्न करने के लिए उनको रिश्वत देते हैं। और साथ ही साथ जो शरद चंद्र के जो बड़े मामा थे जिनका नाम था ठाकुर दास, तो वो घर में जितने भी बच्चे थे तो सभी बच्चों की शिक्षा की देखभाल करते थे। और साथ ही साथ वो जिस प्रकार से भागलपुर में जो गांगुली परिवार था, तो उसकी जो कट्टरता और कठोरता थी, तो उसके उसके सच्चे प्रतिनिधि मामा ठाकुर दास ही थे। अब बताया गया है, एक दिन की घटना के बारे में बताया है कि एक दिन क्या हुआ कि जो मोतीलाल थे, जो कि शरद चंद्र जी के पिताजी थे, तो मोतीलाल बच्चों को लेकर गंगा किनारे घूम रहे थे कि वहां अचानक उनके बड़े मामा आ गए जिनका नाम ठाकुर दास है। तो उनकी दृष्टि में यह बहुत बड़ा अपराध था कि बच्चों को इस तरह से गंगा के किनारे लाकर घुमाना, यह उनकी दृष्टि में एक अपराध था। तो उन्होंने तुरंत ही बच्चों को सजा के रूप में परीक्षा के लिए प्रस्तुत होने का आदेश दे दिया। उन्हें लगने लगा कि ये जो बच्चे हैं वो पूरे दिन आवारागर्दी करते रहते हैं और कोई भी पढ़ता नहीं है, इसीलिए उन्होंने तुरंत बच्चों की परीक्षा लेने की ठानी। अब जिस प्रकार से जो मणिन्द्र थे और शरद चंद्र थे, ये तो पढ़ाई में होनहार थे, इसीलिए ये लोग तो बच गए। लेकिन जब उन्होंने देवी से पूछा तो देवी ने जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद गलत किया, इसीलिए उन्हें सजा दी गई। अब इस अपराध का दंड पीठ पर चाबुक खाना ही नहीं था, बल्कि अस्तबल में बंद होना भी था। जब उनके जो मामा थे देवी, तो उनको चूंकि उन्होंने वो परीक्षा में फेल हो गए थे, इसलिए उन्हें सजा के रूप में अपनी पीठ पर चाबुक भी खाना पड़ा और उन्हें अस्तबल में वापस से बंद होना पड़ा। परंतु शरद का पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। यहाँ तक कि स्कूल में भी दुष्टता करने से वह नहीं चूकता था। अब चूंकि उस वक्त शरद चंद्र जी बहुत छोटे थे, इसीलिए उन्हें इन शरारतों का, इन जब उन्हें सजाएं दी जाती थी तो इनका उन सब बातों पर कोई विशेष असर नहीं होता था। वो तो स्कूल में भी बहुत ज्यादा शरारत करते थे। अक्सर वहां की घड़ी समय से आगे चलने लगती। उसको ठीक करके चलाने का भार वैसे अक्षय पंडित पर था, लेकिन 2 घंटे खूब जमकर काम करने के बाद तंबाकू खाने की इच्छा होना स्वाभाविक था। तब वे स्कूल के सेवक जगुआ की पानशाला में जा उपस्थित होते। तो लेखक ने बताया किस प्रकार से जो शरद चंद्र जी थे, वह बचपन में अपने विद्यालय की जो घड़ी होती थी उसे समय से आगे चला देते थे। अब उसको ठीक करने की जिम्मेदारी थी उनके जो शिक्षक थे जिनका नाम था अक्षय पंडित। लेकिन किस प्रकार से वो अगर 2 घंटे लगातार काम कर रहे हैं तो उनके मन में अनायास ही तंबाकू खाने की इच्छा जागृत हो उठती थी, और जिसके लिए वे स्कूल के पानशाला में चले जाते थे। और इसी वक्त जो शरद चंद्र थे मौके का फायदा उठाते और घड़ी को फिर आगे करते। अब इसी समय शरद की प्रेरणा से दूसरे छात्र उस घड़ी को 10 मिनट आगे कर देते थे। कई दिन जब तक चोरी नहीं पकड़ी गई तो साहस और भी बढ़ गया। अब उन्होंने 10 मिनट आगे करना शुरू कर दी, फिर वो आधे घंटे आगे कर देते, फिर वो 1 घंटा आगे कर देते। तो हुआ इससे यह कि जो पंडित जी थे उनके मन में भी संदेह आने लगा। अब बताया गया है कि लेकिन पंडित जी ने उत्तर नहीं दिया। जब अभिभावकों के मन में संदेह होने लगा कि क्यों ये जो बच्चे होते हैं वह विद्यालय से इतने जल्दी क्यों आ जाते हैं, अब जो पंडित जी थे अक्षय पंडित, उनके मन में भी संदेह होने लगा। लेकिन उन्होंने अभिभावकों के सामने बात को टाल दिया और कह दिया कि मैं स्वयं घड़ी की देखभाल करता हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि घड़ी समय से पहले चल रही है। लेकिन उन्होंने उत्तर तो दे दिया, लेकिन उनके मन में शंका उनके मन में थी, उनके मन में भ्रम था कि जरूरी है किसी कक्षा के किसी विद्यार्थी की शरारत है। इसीलिए उन्होंने चुपचाप इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश की। अब एक दिन पानशाला से असमय में ही लौट आए और क्या देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर घड़ी को आगे कर रहे हैं।
बस बेगरज उठे और सब लड़के तो निमिष मात्र से वहां से भाग गए, लेकिन शरद भले लड़के का अभिनय करता हुआ वहां पर बैठा रहा। पंडित जी ये कभी नहीं जान सके कि इस सारे नाटक का निर्देशक वही है। उसने कहा, पंडित जी आपके पैर छूकर कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो मन लगाकर सवाल निकाल रहा था। अब हमने देखा है कि किस प्रकार से उस कक्षा के जो बच्चे थे उनमें से सबसे प्रमुख थे शरद चंद्र जी। तो वो किस प्रकार से उस कक्षा की जो घड़ी थी उसको समय को आगे कर देते थे, कभी 15 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा। तो उनके जितने भी अभिभावक हो, उन बच्चों के माता पिता हुए, उन्हें शक हुआ तो उन्होंने उसके शिक्षक से शिकायत की। तो उनके शिक्षक ने उस बात को वहां पर टाल दिया, लेकिन जब उनके मन में संदेह हुआ तो उन्होंने एक बार ठानी कि वो इस बात का पता लगाएंगे। तो वो एक दिन अपने 5 साल से वो पहले ही आ गए और उन्हें देखा कि जो बच्चे हैं कक्षा के वह एक कंधे पर चढ़कर एक आगे घड़ी को आगे कर रहे हैं। बस उन्होंने देखा बच्चों को और वो गरज उठे। अब वहां पर जितने भी लड़के थे वह तो डर कर सहम कर वहां से भाग गए, लेकिन जो शरद चंद्र जी थे वह तो अच्छे लड़के होने का नाटक करते रहे। और पंडित जी को इस बात का पता भी नहीं था कि यह सारा घटनाक्रम का अंजाम दिया है किन्होंने, शरद चंद्र जी ने। मतलब इन्होंने ही सारे बच्चों को आदेश दिया था कि जाओ और जाके उस घड़ी को बढ़ा दो। अब लेकिन फिर भी वो ऐसे कक्षा में बैठ गए कि जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। और अब वो अपने शिक्षक से कहते हैं, पंडित जी आपके पैर छूकर कहता हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं तो मन लगाकर सवाल निकाल रहा था। तो यहाँ पर लेखक ने, विष्णु प्रभाकर जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से जो शरद चंद्र जी थे वह कितने शरारती छात्र हुआ करते थे और किस प्रकार से वो भोले बनने का अभिनय भी सकुशल रूप से कर लेते थे। अब बताया गया है, उस समय की उसकी भूख मोह भंगी देखकर कौन अविश्वास कर सकता था। मतलब उस समय शरद चंद्र जी ने कैसा मोह महिमा उन पर फैलाई हुई थी, कैसा मोह बनाया हुआ था अपना, कि जो भी था उन पर विश्वास कर ही लेता था। अपने असीम साहस और सूझबूझ के कारण जिस प्रकार वह घर में मामा लोगों के दल का दलपति बन गया था, उसी प्रकार स्कूल के विद्यार्थियों के नेतृत्व का भार भी अनायासी उसके कंधों पर आ गया। लेखक बता रहे हैं किस प्रकार से वो घर में भी नेता बन गए और घर के बाहर विद्यालय में भी वो अब सारे विद्यार्थियों के नेता बनकर रहने लगे। उनके शौक भी बहुत थे, शरद चंद्र जी के शौक भी बहुत थे, जैसे उन्हें पशु पक्षी पालना और उपवन लगाना, उपवन मतलब पेड़ पौधे लगाना, बहुत अधिक प्रिय था। लेकिन उनमें सबसे प्रमुख था तितली उद्योग। नाना रूप रंगे की अनेक तितलियों को उसने काट के बक्सों में रखा था। मतलब उनके जो शौक थे जिसमें था पशु पक्षी पालना, पौधे लगाना, और सबसे प्रमुख उन्हें पसंद था तितलियों का संग्रह करना। तो वह बहुत सारे प्रकार के तितलियों को उनके एक बक्से में बंद करके रखते थे और बड़े ही यत्न से उनकी देखभाल भी करते थे। और साथ ही साथ वो तितलियों को उनका जो भी वो खाती थी तो उनकी वो भोजन की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से करते थे। उनके युद्ध का प्रदर्शन भी वहां पर वो दिखलाते थे। उसी प्रदर्शन के कारण उसके सभी साथी उसकी सहायता करके अपने को धन्य मानते हैं। उनमें न केवल परिवार के या दूसरे बड़े घरों के बालक थे, बल्कि घर के नौकर के बच्चे भी थे। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। ये बच्चे भी उसे आप प्रसन्न करके अपने को कृतार्थ अनुभव करते थे। अब लेखक ने हमें बताया कि किस प्रकार से जो शरद चंद्र जी थे वह घर में भी नेता बनते थे और विद्यालय में भी वो सारे छात्रों का नेतृत्व करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर उनके शौक के बारे में बताया कि किस प्रकार से उन्हें पशु पक्षी पालना, पेड़ पौधे लगाना और तितली पालना उन्हें बहुत अधिक प्रिय था। तो वो अपने घर में बहुत सारे तितलियों का संग्रह करते, उनकी देखभाल करते और उन्हें बहुत अच्छे से उनके भोजन की व्यवस्था भी करते। और साथ ही साथ उनके जो तितलियों के मध्य जो युद्ध होता था तो उसका प्रदर्शन भी अपने बाकी छात्रों को दिखाते थे। और इन सारे कार्य में जो भी साथी उनकी सहायता करते तो वह साथी अपने आप को धन्य भी समझता। उन्हें लगता कि वो तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं क्योंकि वो अपने नेता की मदद कर रहे हैं। और साथ ही साथ लेखक ने बताया है कि इस कार्य में उनके घर के भी जितने बच्चे थे और साथ ही साथ बड़े घरों के बच्चे और साथ ही साथ उनके नौकरों के बच्चे भी शामिल हुआ करते थे। और उनके नौकरों के बच्चे के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे वो। और ये सारे बच्चे भी शरद चंद्र जी को अपना नेता मानते और उनकी सहायता करके अपने आप को कृतार्थ अनुभव करने लगते थे। अपने उपवन में उसने अनेक प्रकार के फूल, गाछ और लता गुल में लगाए थे। अब लेखक ने हमें बताया कि शरद चंद्र जी को उपवन का शौक था, मतलब पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था। इसलिए उन्होंने अपने घर में अनेक प्रकार के फूल और लताएं लगाई हुई थी। ऋतु के अनुसार जूही, बेला, चंद्रमल्लिका और गेंदा आदि के फूल खिलते और दलपति सहित सभी बच्चे गदगद उठते। इस उपवन के बीच में गड्ढा खोदकर एक
तलैया का निर्माण भी उसने किया था। उस पर टूटे शीशे का आवरण था। साधारणतया वह उस पर मिट्टी लीप लेता, परंतु कोई विशिष्ट व्यक्ति देखने आता तो मिट्टी हटाकर उसे चकित कर देता था। अब लेखक ने बताया किस प्रकार से उन्हें जो कि उपवन लगाने का शौक था, तो वह बड़े चाव से उपवन लगाते और बस वहां पर उन्होंने किस प्रकार से एक छोटे से तालाब का भी निर्माण किया था, और साथ ही साथ इन सारे कार्यों में किस प्रकार से बाकी बच्चे उनका पूरा सहयोग करते थे। लेकिन ये सारे कार्य उन्हें घर से लुक छिप कर करने पड़ते थे, क्योंकि नाना लोग इन सब चीजों को पसंद नहीं करते थे, और चूंकि वो उस वक्त बहुत कम उम्र के थे इसलिए उनकी कोई बात भी नहीं सुनता था। इसीलिए उनके जो नाना लोग थे, इनके इसलिए वो सारे बच्चे अपने नाना लोगों से छिपकर ही ये काम करते। नाना लोगों की मान्यता थी कि बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है, प्यार आदर और खेल से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सवेरे स्कूल जाने से पहले घर के बरामदे में उन्हें चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना चाहिए, और संध्या को स्कूल से लौटकर रात के भोजन तक चंडी मंडप में दिए के चारों ओर बैठकर पाठ का अभ्यास करना चाहिए। अब लेखक बता रहे किस प्रकार से उनके घर में उनके जितने भी बड़े थे नाना लोग, उनका मानना था कि जितने भी बच्चे हैं उन्हें उन्हें केवल पढ़ाई में ही अग्रणी होना चाहिए, उन्हें केवल अपनी पढ़ाई से ही मतलब होना चाहिए, और अगर प्यार आदर और खेल से उनका जो जीवन है वह बर्बाद हो जाएगा। मतलब पुराने समय में किस प्रकार से हमारे बच्चों को केवल पढ़ाई को महत्व देने के लिए कहा जाता था, उनसे कहा जाता था कि ये प्यार ये आदर और ये खेल ये सब सारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। उसी प्रकार शरत चंद्र जी के घर का माहौल भी ऐसा ही था। उन्हें बहुत अधिक अनुशासन में रहना पड़ता था, और उनको सीख दी जाती थी कि जो पढ़ाई है वही उन्हें सबसे ज्यादा पढ़ाई को ही प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। किस प्रकार से उन्हें समय विद्यालय जाना चाहिए, घर आके भी पढ़ाई करनी चाहिए, और किस प्रकार से उनके विद्यालय में जो भी पढ़ाया गया है उसका अभ्यास करना चाहिए। यही गुरुजनों की प्रीति पाने का गुण था। जो नियम तोड़ता था उसे आयु के अनुसार दंड दिया जाता था। कोई नहीं जानता था कि जाने कब किसको घंटों एक पैर पर खड़े होकर आंसू बहाने पड़े। इस अनुशासन के बीच खेलने का अवकाश पाना बड़ा कठिन था, परंतु आंखों में धूल झोंकने की कला में शरत निष्णात था। निष्णात मतलब निपुण थे। लेखक बता रहे हैं कि उनके घर का अनुशासन बहुत कठिन था, इसीलिए जब अगर उनके घर का कोई बच्चा अगर नियम तोड़ता तो उसे उसकी उम्र के अनुसार उसे दंड भी दिया जाता, और पता नहीं कब किस बच्चे को घंटों उसे एक पैर पर खड़े रहने का दंड दिया जाए, कब उसे इस्तेमाल में बंद कर दिया जाए। और साथ ही साथ बताया गया है इन सारे अनुशासन के बीच अब खेलने के लिए तो समय निकालना बहुत कठिन था। जब घर में चारों तरफ पढ़ाई का माहौल था उस दौर में खेलना एक बहुत ही कठिन काम होता था। लेकिन अपनों की धूल में आंखें झोंकने की कला में तो जो शरत चंद्र जी थे वह निपुण थे। वह किस प्रकार से पढ़ाई भी कर लेते थे और साथ ही साथ अपने लिए खेलने का भी वक्त भी निकाल लेते थे, और अपने जितने भी उनके सहपाठी थे, जितने भी मित्र थे, उनके साथ बहुत सारी शरारतें भी करते थे। छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद जब वह अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुआ तब भी उसकी प्रतिभा में जरा कमी नहीं हुई। गंगोली परिवार में पतंग उड़ाना वैसे भी वर्जित था जैसे शास्त्र में समुद्र यात्रा, परंतु शरत था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे निषिद्ध खेलों से बड़े प्रिय थे। अब लेखक बता रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति मतलब 6वीं तक की परीक्षा को पास किया, उसी प्रकार से जब अंग्रेजी स्कूल में उनका एडमिशन हुआ तब भी वह वहां पर भी बहुत अच्छे नंबर लाते थे। अब वहां पर मतलब गांगुली जो कि वह अपने नाना के यहाँ रहते थे भागलपुर में, तो उनके गांगुली परिवार में वहां पर पतंग उड़ाना पर रोक लगी हुई थी। पतंग उड़ाना वहां पर ऐसे था जैसे हमारे शास्त्रों में समुद्र यात्रा को वर्जित बताया गया है, उसी प्रकार उनके घर में भी पतंग उड़ाने पर मनाही थी। लेकिन जो शरत चंद्र थे उनका तो यह प्रिय खेल था। उन्हें पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गिल्ली डंडा ये सारे खेल उन्हें बहुत प्रिय थे, और उनके परिवार में इन्हीं सारे खेलों पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि उनके परिवार में सबसे ज्यादा महत्व पढ़ाई को ही दिया जाता था। अब बताया गया है कि इस प्रकार से शरत चंद्र जी नीले आकाश में नृत्य करती हुई उसकी पतंग को देखकर दल के दूसरे सदस्यों के हृदय नाच उठते थे। उसका मांझा विश्व विजयी तथा वह ऐसे पैंच मारता कि विरोधी की पतंग काटकर धरती पर आ गिरे। शून्य में लट्टू घुमाकर उसे हथेली पर लपक लेता था कि साथी मुग्ध हो रहे थे। अब लेखक ने बताया किस प्रकार से पढ़ाई के साथ साथ शरत चंद्र भी खेलों में भी बहुत ही अच्छे थे, और किस प्रकार से वह उनके जब वो पतंग उड़ाते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। बाग से फल चुरा लाने की कला में भी वह कम कुशल नहीं था। मालिक लोग संदेह करते, पेड़ पर लगे अमरूदों की गिनती भी वे रखते, लेकिन वे डाल तो शरत पात उसकी तीक्ष्ण बुद्धि के सामने मालिकों का सब उपाय व्यर्थ हो जाते। लेखक ने बताया किस प्रकार से कितनी चपलता से वो बागों में लगे अमरूदों को भी चुरा लेते थे, और जो उसके मालिक हुआ करते थे वह भले ही अमरूदों की गिनती रख ले, लेकिन शरत सिंह की उस बुद्धि के सामने उनके जितने भी उपाय थे सब सारे खराब हो जाते थे, क्योंकि शरत
चंद्र किसी न किसी रूप में उनके बाग से अमरूदों को चुरा ही लिया करते थे, और यदि कभी पकड़े भी गए तो वीरों की तरह दंड दंड उन्हें मिलता और वह उस दंड को ग्रहण भी करते थे। कथा शिल्पी शरत चंद्र के सभी प्रसिद्ध पात्र देवदास, श्रीकांत, दुर्दांतराम और सव्यसाची इस कला में निष्णात हैं। मतलब कि जिस प्रकार से लेखक ने बताया कि जिस प्रकार से शरत चंद्र जी बचपन में जैसे ही थे, किस प्रकार से वो पढ़ाई में भी उतनी ही कुशल थे और किस प्रकार से वो खेल कूद में ही उतने ही आगे रहते थे। और इसी प्रकार से उन्होंने अपनी जितनी भी कहानियां लिखी, उन कहानियों के जितने भी नायक थे, चाहे वह देवदास हो, चाहे वह श्रीकांत हो, चाहे वह दुर्दांतराम हो और चाहे वो सव्यसाची हो, तो वो सारे भी इन्हीं सारी कलाओं में निपुण थे। पता नहीं दुर्दांत राम की तरह उसकी कोई नैरानी भाभी थी या नहीं, पर निश्चय ही चोरी की शिकायत आने पर उसकी मां ने उस कलमोहे को एक पैर पर खड़ा होने की सजा दी होगी और उसने विरोध प्रकट करते हुए भी स्वीकार कर लिया होगा। अब लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी कहानी को जो नायक था तो दुर्दांत राम की एक नारायणी भाभी का भी जिक्र किया हुआ है कि किस प्रकार से उनकी उनकी भाभी थी या नहीं, पर निश्चय ही नहीं कि जो चोरी की शिकायत आने पर उनकी मां किस प्रकार से उन्हें सजा देती और वह विरोध प्रकट करते हुए भी उस सजा को सहर्ष रूप से स्वीकार कर लेता। तो लेखक ने हमें पहले ही बता दिया था कि शरत चंद्र ने जितनी भी कहानियां लिखी हैं, इन कहानियों को उन्होंने कल्पनाओं में नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने इन कहानियों का जीता जागता रूप, उनका उदाहरण देखा हुआ है और फिर इन पात्रों को उन्होंने अपनी कहानियों में लिया हुआ है। वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे कह सकते हैं, पर बदमाश वह किसी भी दृष्टि से नहीं था। अब लेखक ने यहाँ पर उनकी कहानी के नायक दुर्दांत राम का जिक्र किया है कि वह खिलाड़ी भी था और या उसे हम विद्रोही भी कह सकते हैं, लेकिन वह बदमाश नहीं था। भले ही तत्कालीन मापदंड के अनुसार उसे यह उपाधि मिली हो, भले ही उसके आजकल के जो हालात थे उसके कारण उन्हें बदमाश कहा जाने लगा हो, लेकिन वह कदापि बदमाश नहीं थे। पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था। पढ़ने के कमरे को खूब सजा कर रखता, चौकी और उस पर एक सुंदर सी तिपाई, एक बंद डेस्क और उसमें पुस्तकें, कापियां, कलम, दवात इत्यादि। उसकी पुस्तकें झकझक करती, कापियां वह स्वयं करीने काट कर ऐसे करता कि देखते ही देखते बनता था। अब लेखक ने यहाँ पर हमें शरत चंद्र जी के जीवन के बारे में बताया, किस प्रकार से वह अपने पिता की तरह ही उसमें सौंदर्य बहुत कम मात्रा में था। अब वो अपने किस प्रकार से वो अपने कमरे को बहुत अधिक सजा कर रखते और किस प्रकार से वो अपनी अपनी कापी किताबों और अपनी कलम दवात का बहुत अधिक ख्याल रखते थे, और साथ ही साथ किस प्रकार से वो अपनी कापियों को बहुत ही करीने से काट कर ऐसे तैयार करते कि वह किसी कला के महारथी है। स्वभाव से भी वह अपरिग्रही था। लेखक ने हमें यहाँ पर उनके स्वभाव का वर्णन किया है कि वह स्वभाव से वह अपरिग्रह थे। दिन भर में वह जितनी गोलियां और लट्टू जीतता, संध्या को वह उन सबको छोटे बच्चों में बांट देता। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि किस प्रकार से वह दूसरों पे अधिक अधिक दया करते थे और सारी चीजों का त्याग कर देते थे कि जब भी जो वो खेल खेलते थे, अगर उनमें वह किन्हीं चीजों को जीतते थे या उन्हें कोई पुरस्कार मिलता था, तो किस प्रकार से उन सारे पुरस्कार को वह बच्चों में बांट देते थे। देने में सो उन्हें आनंद आता था, लेकिन यह देने के अभिमान का आनंद नहीं था, यह था भार मुक्ति का आनंद। नींद और आहार पर भी उसे अधिकार था। बचपन से ही वह स्वल्पाहारी था। बड़े होने पर कथा शिल्पी शरत की बड़ी बहू सबसे अधिक इसलिए तो परेशान रहती थी। लेखक ने बताया कि इस प्रकार से जो शरत चंद्र थे, उन्हें लोगों को खुशियां देने में बहुत अधिक आनंद की प्राप्ति होती थी और उन्हें नींद और अपने आहार पर, मतलब अपने भोजन पर भी उन्हें बहुत अधिक अधिकार थे, और बचपन से ही वह बहुत ही कम खाना खाते थे। इसीलिए इतने बड़े कथा शिल्पी होने के बावजूद जो शरत चंद्र की जो कहानी थी जिसका शीर्षक था बड़ी बहू, तो इसलिए तो वो सबसे अधिक इसमें परेशान रहती थी, क्योंकि लेखक ने वो जैसे ही थे उन्होंने उन सारी बातों को ही कहानी के माध्यम से गढ़ा हुआ था। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते समय उसे अपने शरीर का बड़ा ध्यान रहता था। नाना के घर की ओर, उत्तर की ओर गंगा के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा और बदनाम घर था। कभी वहां एक बहुत बड़ा परिवार रहा करता था, परंतु संयोग से एक के बाद एक कई मृत्यु हो जाने के बाद वे लोगों से छोड़कर चले गए। इसके बाद बहुत दिनों तक वहां भूतावास बना रहा। किस प्रकार से अब अभिभावकों से छुपाकर इसी महल के आंगन में शरत ने कुश्ती लड़ने का अखाड़ा तैयार किया। गोला फेंकने के लिए गंगा के गर्भ से बड़े बड़े गोल पत्थर आ गए, लेकिन पैरेलल बार की व्यवस्था नहीं हो सकी। पैसे का अभाव जो था, बहुत सोच विचार कर शरत ने आदेश दिया बांस की बार तैयार किया जाए। अब लेखक बता रहे हैं किस प्रकार से जो अपनी
छात्रवृत्ति स्कूल को पास करने के बाद जब वो अंग्रेजी स्कूल में गए तो किस प्रकार से वह वहाँ पर भी अपने शरीर का बड़ा ध्यान रखते थे। अब चूंकि वहाँ पर उनके नाना के घर के पास वहाँ पर एक ऐसा घर था जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था और वहाँ पर लोग उसे भूतिया घर कहते थे। तो किस प्रकार वहाँ पर शरद चंद्र ने वहाँ के आंगन में कुश्ती लड़ने के लिए वहाँ पर एक इंतजाम किया। और अब चूंकि वहाँ पर उन्हें वहाँ के लिए पैरेलल बास के लिए उन्हें किसी चीज की जरूरत थी, लेकिन पैसे का अभाव, पैरेलल पैरेलल बार की वहां पर व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अब चूंकि वो बच्चे थे उनके पास तो पैसे नहीं होते थे। इसीलिए उन्होंने अपने जितनी भी उनकी सेना थी, जो कि जितने भी विद्यार्थी उनके मित्र थे, उन सबको आदेश दिया कि बांस की बार तैयार किया जाए, उसी से हम यहाँ पर कुश्ती लड़ेंगे। बस फिर जैसे ही संध्या, संध्या का अर्थ होता है शाम, तो शाम के झुटपुटे में 4-5 लड़के बांस काटने निकल पड़े। झाड़ झंखाड़ों में रगड़ रगड़ कर हाथ पांव लहूलुहान हो गए। पर दलपति की आज्ञा है कि उसी रात को पैरेलल बाल तैयार हो जाने चाहिए, और वह हुई भी। अगले दिन दोपहर तक सब लड़के उत्फुल्ल होकर उस पर झूलने लगे, लेकिन शोर मचाना वहां एकदम मना था। घर के लोग ना जान ले, इसलिए लौटते समय वे सब प्राण रक्षा का मंत्र पढ़ते हुए लौटते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गिर जाने के कारण एक बालक को चोट आ गई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कल्पना करना कष्ट साध्य नहीं है। अब लेखक ने हमें बताया किस प्रकार से शरद चंद्र जी ने एक बार सोचा कि क्यों ना कुश्ती के लिए अखाड़ा तैयार किया जाए। तो घर के पास ही उनके एक जो खाली मकान पड़ा था वहां पर उन्होंने अखाड़े की तैयारियां की, और साथ ही साथ वहां पर पैरेलल बार की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने जितने भी विद्यार्थी थे, साथी वाले सहयोगी थे, उन सबको वहां पर बांस काट कर लकड़ी के कहा आदेश दिया कि बांस का बार तैयार किया जाए। तो उसके लिए सारे बड़े लड़के निकल पड़े और इस प्रकार से वहां पर उन्होंने पैरेलल बार की तैयारी की। अब वहां पर जितने भी बच्चे थे, जितने भी लड़के थे, उत्फुल्ल होकर सारे उस पर झूलते थे, लेकिन वहां पर शोर करना बिल्कुल ही बंद था, क्योंकि वो लोग सारे ये काम अपने घर से छुपकर करते थे, क्योंकि घर वालों का मानना था कि पढ़ाई उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। लेकिन उनका मन खेल 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 में और कुश्ती में इस सब चीजों में लगता था। मतलब पढ़ाई के साथ साथ वो इन बाकी सारी विद्याओं में भी बहुत ही महारत हासिल किए हुए थे। अब ये जब उनकी इतनी सारी शरारतों के बारे में एक बार उनके घर पर पता चल गया, तो लेखक ने कहा है कि उसकी कल्पना कर लेना कष्ट साध्य नहीं है कि जब उनके घर वालों को इस सारी बातों की सूचना की तो उनके घर वालों ने उनका क्या हाल किया था। अब हमारे यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। इसका अगला भाग हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।